Assalamualaikum students. I hope you're all doing well. चैप्टर 10 का कुछ पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीक किया था, कुछ हमने इस वीक में किया है। तो लेट्स फिनिश द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताना भूल गई थी, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में था। कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर जिक्र है तो इसका मतलब क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है, आपने नोट किया होगा कि फॉर डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट प्राइसेस जो है वो मर्चेंट कोट करते हैं। किसी एक मार्केट के लिए जो है वो प्राइस हाई होगी। ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में अगर आपने पहले ये चीज़ पढ़ी है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अगर नहीं पढ़ी तो आज आपको पता चल जाएगा कि मर्चेंट्स जो है समटाइम्स डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो चार्ज करते हैं। तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये होता है बाज़ औक़ात किसी मार्केट में प्राइस जो है प्रोडक्ट की जो है अगर बाइंग पावर जो है कस्टमर की कम है या वो प्रमोट करना चाहते हैं उस एरिया में अपने प्रोडक्ट को, तो प्राइस को कम कर देते हैं। और किसी दूसरे एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है या उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सी स्टेज पे है अपने। तो ये एक पॉइंट था जो कि आपको बताना था मुझे। और नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया था। विज़डम ऑफ क्राउड्स की हमने बात की थी कि विज़डम ऑफ क्राउड्स जो है वो क्या होता है। किसी एक बंदे की अकल को समझा जाता है कि वो मतलब एवरीवन कैन बी अक्लमंद, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जब बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के जब डिस्कशंस करते हैं, तो दे कैन कम अप विद अ बेटर सॉल्यूशन देन दोज पीपल जो कि अकेले डिसीजंस में वो लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू टीम्स, जब हम टीम्स बनाते हैं या हम लोग ग्रुप्स में जब काम करते हैं तो मकसद उसका भी यही होता है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमेशा ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप वर्क के ऊपर जो है वो क्यों जोर दिया जाता है कि ग्रुप में काम करना है या टीम्स क्यों बनाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बर्डन को शेयर करना और सब मिल के काम करें, आपको मिल के काम करना क्यों सिखाया जाता है। आपको मिलकर काम करना जो है वो बेसिकली इस वजह से सिखाया जाता है ताकि आप लोगों को एक बंदा किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को और तरीके से परसीव करेगा और कोई और दूसरा बंदा उसी टॉपिक को और तरीके से रिसीव करेगा। और जब सब मिलके अपने-अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, तो बेहतर सॉल्यूशन और बेहतर जो है अ, मतलब ये कि दे कैन मेक अ बेटर डिसीजन। तो ये विज़डम ऑफ क्राउड्स है बेसिकली। तो ऑनलाइन हम लोग विज़डम ऑफ क्राउड्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो है या सोशल नेटवर्क्स के ऊपर जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आपने जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसके लिए अपने दिमाग में फ़ेसबुक की ऐप को रखना है और आपने ये देखना है कि फ़ेसबुक के ऊपर कोई मतलब ये कि फ़ेसबुक पे कोई स्टोर, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, स्टोर ज्वेलरी के होते हैं। ये जो एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स जैसे एक है, बिल्कुल मतलब ये कि लो प्राइस प्रोडक्ट्स की एक वो साइट है जो कि फ़ेसबुक के ज़रिए अपना जो है वो ई-कॉमर्स कर रही है। आप उनके कभी कमेंट्स पढ़ें, फिर इसी तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकती हैं। उनके ऊपर जो है लोग अपने कमेंट्स जो है वो देते हैं और हर कोई जो है दूसरे के कमेंट से फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकता है, पता चल सकता है। लाइक आई सेड बिफोर इन द क्लास एज़ वेल कि जब मैं भी कभी कोई प्रोडक्ट के मुतालिक अगर मैंने ऑनलाइन लेना लेना है और मैंने उसको डिसीज़न मेकिंग अपनी करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिव्यूज़ पढ़ती हूँ और उसमें मैं फिर देखती हूँ कि लोगों ने उसको किस तरीके से रेट किया हुआ है। अगर मुझे लगे कि ज़्यादातर लोगों ने जो है पॉज़िटिव रिव्यू दिया हुआ है, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये सेफ प्रोडक्ट है और अगर ज़्यादातर लोगों ने जो है मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हुए हैं या बैड रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो डेफ़िनिटली मैं उससे दूर जो है वो जाना चाहूँगी। क्राउडसोर्सिंग भी वही चीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन मेक बेटर डिसीजंस, जो भी हमने बात की है। प्रेडिक्शन मार्केट्स क्या होती हैं कि जैसे कि आप बेट्स करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बाज़ औक़ात बेट्स होती हैं और हॉर्स रेसेस जो होती हैं उनके ऊपर बेट होती है। उसी तरह बाज़ औक़ात
ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो बेट्स करती हैं कि लोगों को क्वेश्चंस देती हैं कि आपके ख़्याल में ये वाला प्रोडक्ट ए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, या प्रोडक्ट बी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। 2-3 दफ़ा मैंने खादी के स्टोर पे या पता नहीं कौन से बहरहाल को क्लोथिंग का कोई स्टोर था जिसके ऊपर मैंने देखा था कि 2 डिज़ाइन्स उन्होंने जो है वो अ, लगाए हुए थे और उसमें बताया हुआ था, पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके ख्याल में डिज़ाइन ए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होगा मार्केट में आपके हिसाब से, या डिज़ाइन बी ज़्यादा पॉपुलर होगा? लोगों ने नीचे अपने-अपने हिसाब से जो है वो बताया हुआ था, और फिर था कि जो विनर होगा वो मतलब ये कि कुरानदाज़ी के साथ उसको जो है वो सूट फ्री जो है वो मिलेगा। एक तो इससे लोगों में ट्रेंड पता चलता है कि लोगों को किस किस्म की डिज़ाइन्स जो हैं वो पसंद है। दूसरा, आप ये देखते हैं कि कस्टमर जो है वो किस तरीके से मार्केट को जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है, और आपस में जो है एक-दूसरे के साथ जो है वो बेटिंग कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो जो पीयर्स हैं, जो वो कस्टमर्स हैं, वो आपस में भी एक-दूसरे के साथ जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि 2 हो सकता है फ्रेंड्स हों, वो कहें कि मेरे ख़्याल में ये है, अच्छा ठीक है, अगर ये हुआ तो शर्त कोई लगा लें आपस में, तो इट्स मोर लाइक दैट कि शर्त लगाना, बेटिंग करना। ई-कॉमर्स मार्केटिंग में आगे क्या आ जाता है जी, लॉन्ग टेल मार्केटिंग की जी, मार्केटिंग की लार्ज ऑडियंस जो है बेसिकली उसको रीच किया जा सकता है। कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी है। एक आप मैसेज लिखते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल जो है उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल जो है, आप अपना वर्ड जो है वो नेट के ऊपर, अपना वर्ड उस वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से दूर तक पहुँचा सकते हैं, ये बेसिकली ई-कॉमर्स के जो फीचर्स हैं उनमें से एक है। और फिज़िकल मार्केट में अगर आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो उसकी रीच ज़्यादा करनी है, तो डेफ़िनेटली आपकी जो है मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आपने हर मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को विज़िबल करना है, हर मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो पहुँचाना है। लेकिन लॉन्ग टेल मार्केटिंग जो कि ई-कॉमर्स के साथ रिलेटेड है, उसमें क्या होता है कि आप बहुत इनएक्सपेंसिवली बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। फिर आप बिहेवियरल टारगेटिंग कर सकते हैं। हमने बहुत पीछे भी चैप्टर्स में और बार-बार इस चीज़ के मुतल्लिक पढ़ा है। आई होप अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से बैठ गई होगी। हम फिर एक वन लास्ट टाइम इसके मुतल्लिक बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं हर वेबसाइट के पास, और जो कि कंज़्यूमर के जो ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर होता है, उसके ऊपर जो है काम करते हैं और उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको उनके बिहेवियर के हिसाब से टारगेट मार्केट करते हैं। हमने क्लास में बात की थी कि ई-कॉमर्स में जब हम कहते हैं कि बहुत वाइड ऑडियंस है, तो फिर हम सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं? कस्टमर को टारगेट किस तरीके से करते हैं? तो हम कस्टमर को टारगेट इस तरीके से करते हैं कि हम उसके बिहेवियर्स को जो है वो रीड करते हैं। उसके बिहेवियर को जो है देखते हैं कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। आपको मैंने टास्क भी दी थी कि आप दराज़ की जो ऐप है उसको उसके ऊपर काम करें। मैंने आपसे कहा था कि आप नोट करें कि जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जिस वक़्त आप जाते हैं और आप जो-जो चीज़ें जो हैं वो अ, चेक करते हैं, जो-जो आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखते हैं, आपको थोड़े अरसे के बाद वही-वही सजेशंस जो हैं आने आने शुरू हो जाते हैं। इसके मुतालिक अभी थोड़ी देर आगे हम दोबारा बात करेंगे। इंटरनेट एडवर्टाइज़िंग फॉर्मेट्स, किस तरह का जो है एडवर्टाइज़िंग फॉर्मेट, अगर बोरिंग सी वेबसाइट है, डिस्प्लेज़ नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, पिक्चर्स जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट एंगल से डिस्प्ले नहीं है, क्लोज़अप्स नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि बहुत रिच फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अलावा ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स जो है, ईमेल है, चैट है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट को जैसे ही आप खोलते हैं फ़ौरन मैसेंजर का एक साइड पे राइट हैंड साइड, बॉटम राइट हैंड साइड के ऊपर एक मैसेंजर का जो है आ जाता है, क्लिक बटन आ जाता है जिसमें आप फौरी तौर पर उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो बेटे, ये जो ई-कॉमर्स है, ये जो ऑनलाइन है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग। कम्युनिकेशन है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है। ऑनलाइन स्टडीइंग में भी बेसिकली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि जी मैक्सिमम कम्युनिकेशन हो, हमारे क्वेश्चंस आंसर हों, हमारे टीचर्स जो हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करें, बस सिर्फ लेक्चर दे के फारिग ना हो जाएँ, बल्कि जो कि सवाल हम लोग पूछें उनके जवाब भी हमें आएँ, या मैक्सिमम जो है हमें
मटेरियल मिले, हमें हमारे साथ ये शेयर किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे रिकॉर्ड करके क्वेश्चंस भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर एंड आई आंसर देम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो दिस इज द कम्युनिकेशन। और फिर ये कि रिक्वायरमेंट अगर है कि जी वीडियोस भी अपलोड हो, तो वीडियोस में हम लोग अपलोड करते हैं, आई एम श्योर सारे करते होंगे, या ऑडियोज जो है वो अपलोड करते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को एक रिच एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है, तो दिस इज द रिचनेस। इसमें हम इस स्लाइड के बजाय इस पर आ जाते हैं जहां पर हमने डबल क्लिक डॉट नेट के मतलब जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी है। ये स्लाइड जो है और इससे पिछली स्लाइड जो है, इनको आपने रटे नहीं लगाने हिल हिल के, कोई जरूरत नहीं है रटे लगाने की। ये आप लोगों को समझाने के लिए है बेसिकली कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। गूगल जो है बिहेवियरल टारगेटिंग, मैंने आपसे कहा था अभी हम आगे जाके बिहेवियरल टारगेटिंग की बात करेंगे। गूगल बेसिकली किस तरीके से बिहेवियरल टारगेटिंग जो है वो कर रहा है, ये सोचने की बात है। तो उनका एक जो सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस है, उसको हम क्या कहते हैं, डबल क्लिक डॉट नेट कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि वो जितने क्लिक्स एक कस्टमर करता है, एक उसको रिकॉर्ड करता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है, और उसकी बेस के ऊपर कस्टमर का प्रोफाइल जो है वो सेव करता जाता है। और फिर एवरी टाइम वही कस्टमर बार बार जो है वो वेबसाइट यूज करता है, तो उसका तमाम तर डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव होना शुरू हो जाता है। क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल दी थी, माशाल्लाह सब बच्चों सिवाय 2-3 के बाकी सब स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में मौजूद थे। तो जो नहीं थे या जिन्होंने गौर से नहीं उस वक़्त सुना, दोबारा मैं उसके उनके मतलब बता देती हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे एक आजकल से फॉर एग्जांपल आज हम क्या एग्जांपल लें, हम ज्वेलरी का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है? मैंने एक वेबसाइट देखी, मैंने उस पे जो है वो ज्वेलरी देखी और मैंने उसमें क्लिक करना शुरू कर दिया। मैंने पहले जो है वो ज्वेलरी के टैब के ऊपर क्लिक किया। तो मेरा डेटा सेव हो गया, डबल क्लिक डॉट नेट ने गूगल पे मेरा डेटा सेव कर दिया कि ये कस्टमर जो है, ये आईडी जो है, ये ज्वेलरी में इंटरेस्टेड थी या था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं क्या करूँगी, उस ज्वेलरी के डिफरेंट डिज़ाइन देखूँगी। मैं एशियन हो सकता है देखूँ, मैं हो सकता है जो वो बड़ा गोल्ड की ज्वेलरी हो सकता है इमिटेशन ज्वेलरी हो सकता है सिल्वर की ज्वेलरी हो सकता है डायमंड ज्वेलरी हो, जो भी मतलब ऑप्शन। मैं एक आपको जनरल एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर डायमंड ज्वेलरी ऑनलाइन नहीं मिलती। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल इमिटेशन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। इमिटेशन पे जब तो मेरा डेटा सेव हो गया यूजर प्रोफाइल में कि ये कस्टमर इमिटेशन ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कलर्स के ऊपर और डिजाइन्स के ऊपर जाना शुरू किया। अगर मैंने ट्रेडिशनल पाकिस्तानी टाइप के जो हैं, जो ब्राइडल ज्वेलरी टाइप के होते हैं, अगर उस तरह की ज्वेलरी जो है उसको मैंने क्लिक करना शुरू कर दिया है, तो मेरा डेटा सेव हो जाएगा कि ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ज्वेलरी। अगर मैंने जो है बड़ी फैशनेबल ज्वेलरी जो है बड़ी हल्की सी ज्वेलरी होती है इमिटेशन फॉर्मल वेयर के लिए या पार्टी वेयर के लिए होती है, अगर मैंने उसको क्लिक किया तो मेरे वो इंटरेस्ट जो है वो सारा प्रोफाइल डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब मैं किसी और वेबसाइट पर जाऊँगी, ठीक है? मैंने उससे फॉर एग्ज़ाम्पल उस वेबसाइट से कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की, मैं किसी और वेबसाइट पर जाऊँगी, तो मुझे जो मेरी चॉइसेस थी, उससे रिलेटेड डेटा जो है वो प्रेज़ेंट होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने एक ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली, मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जी मैंने ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ज्वेलरी विद रेड मेबी अ, कलर्स जो हैं मैंने वो सिलेक्ट करनी है। मैंने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, मैंने उसको ऐड टू कार्ट किया, वो डेटा सेव हो जाएगा। तो ये मेरे सारे क्लिक्स जो हैं बेसिकली ये सेव होते जा रहे हैं, मेरे पर्सनल डेटाबेस जो कि डबल क्लिक डॉट नेट जो है उसको सेव करा। फिर मेरा वो डेटाबेस जो है, वो अगर फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया, पेमेंट कर ली, मैंने कैश ऑन डिलीवरी से की या मैंने क्रेडिट कार्ड से की या डेबिट कार्ड से की या मैंने पेपैल से की, मैंने किस तरीके से वो पेमेंट की, ये तमाम तर मेरा डेटा जो है ये यूजर प्रोफाइल डेटाबेस के अंदर सेव हो गया। और मेरा ये तमाम तर डेटा जो है ये ऑनलाइन डेटा है, जिसको कोई भी वेबसाइट जो है वो
एक्सेस कर सकती है और उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कस्टमाइज़ कर सकती है। वो मुझे ऐसी ऑप्शंस दे सकती है कि जी आपने पहले ये चीज़ें पसंद की थी, तो हम आपको वही-वही चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ हाउ बिहेवियरल टारगेटिंग इज़ डन एंड दिस इज़ हाउ यूज़र प्रोफाइल्स आर मेड ऑन ये मैंने आपको सिर्फ़ गूगल का बताया है। अब अगर आप लोगों को मैंने कहा था आप लोगों ने अपने बुक को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? बुक को नहीं छोड़ना कि जी बुक के बगैर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा या टेस्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो आपने अपनी बुक को ज़रूर पढ़ना है, उसके अंदर और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको भी आप काइंडली देख लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ़ गूगल का डबल क्लिक डॉट नेट के बारे में बताया है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी डिजिटल सोशल ग्राफ जो है वो क्या होता है? एक थ्योरी है जिसका नाम है स्मॉल वर्ल्ड थ्योरी और वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर एक इंसान अपने 10 कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको कॉन्टैक्ट करता है और वो तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं अपने आगे से हर बंदा हर ईच वन ऑफ दोज़ 10 कॉन्टैक्ट्स आगे 10 कॉन्टैक्ट्स को करता है कॉन्टैक्ट करता है, तो बाय द टाइम ये 6 टाइम ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट होगा पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो सकती है। ये डिजिटल सोशल ग्राफ उससे आप सोशल मैपिंग जो है वो कर सकते हैं। कंज्यूमर के आपस में जो है रिलेशनशिप्स जो हैं आप देख सकते हैं। अगर आपका एक अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि एक कंज्यूमर जो है उसको कॉन्टैक्ट किया और उसने आगे 10 लोगों के साथ कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की। अब आपके डेटाबेस में, गूगल के डेटाबेस में या जो भी सर्वर है उसके याहू के डेटाबेस में ये चीज़ आ जाएगी कि ये कंज्यूमर नंबर एबीसीडी जो भी उसका नाम आईडी उसकी बनती है, इस शख्स ने इन लोगों में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। इसका मतलब है वो तमाम लोग जो हैं वो हमारी टारगेट मार्केट पोटेंशियल टारगेट मार्केट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से सोशल ग्राफ जो है वो क्रिएट किया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन है, ये चलें अब वुमेन को छोड़ देते हैं, लड़के बोर हो रहे होंगे लड़कियों की बातों से। एक ग्रुप ऑफ मेन है जो कि अ, एक ने जो है वो एक बेल्ट सर्च की है। ठीक है, उसने बेल्ट सर्च की है और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ वो लिंक शेयर किया है। उसकी डिटेल जो है वो सेव हो गई है उस लड़के के डेटाबेस में कि इन साहब ने एक बेल्ट का लिंक एक तो देखा, उसको पसंद किया, लाइक किया और उसके बाद फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। अब वो फ्रेंड्स जो हैं वो भी टारगेट मार्केट बन जाते हैं आपकी, पोटेंशियल मार्केट बन जाते हैं। अब हो सकता है कुछ उनमें से लोग हों जो कि आगे अपने फ्रेंड्स में जो है उस लिंक को शेयर करें। कितनी दफ़ा होता है फेसबुक के ऊपर एक कोई पोस्ट आती है आप उसको शेयर करते हो। अगर ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, कोई नया वेब स्टोर है, एक ई-कॉमर्स का कोई स्टोर है और अगर आप उसको शेयर कर रहे हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग होंगे दे ऑल बिकम अ टारगेट मार्केट इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी बात कि सोशल ग्राफ क्या होता है। इसके ई-कॉमर्स सोशल ई-कॉमर्स के 4 फीचर्स हैं और वो क्या है सोशल साइन इन आप जब भी किसी वेबसाइट को सोशल वेब नेटवर्किंग की वेबसाइट की बात भी हो रही है और साथ ऐसी वेबसाइट जो कि ई-कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं, उस पे आप साइन ऑन करते हो। कोई भी आपने जो है अगर प्रोडक्ट मँगवाना होता है तो उसमें आप अपनी डिटेल्स देते हो। फिर कोलैबोरेटिव शॉपिंग जो है बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपस में सोशल मीडिया नेटवर्क मीडिया में आपस में एक-दूसरे के साथ कंज्यूमर्स जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो मैं नीचे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखती हूँ या इनबॉक्स में जाकर मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछती हूँ और लोगों से रिव्यूज़ उसके जो है वो पूछती हूँ जिन्होंने यूज़ किया हो प्रोडक्ट। दिस इज़ कोलैबोरेटिव शॉपिंग। नेटवर्क नोटिफ़िकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने अप्रूवल्स या डिसअप्रूवल्स अबाउट अ सर्विस और अ प्रोडक्ट या डिजिटल गुड जो है उसको शेयर करते हैं नेटवर्क के ऊपर और वो आपको नोटिफ़िकेशंस जो है आप तक पहुँच जाते हैं। अगर आप एक दफ़ा एक फ़ेसबुक का ही मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं सिर्फ़ फ़ेसबुक का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, यू कैन आप अगर कोई जो ऐप सोशल मीडिया की आप लोग ऐप्स यूज़ करते हैं, उन सब पे आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट के को लाइक किया, ठीक है? या उसके नीचे आपने कमेंट एक दिया कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? एवरी टाइम अब आप
उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कमेंट करेगा या उसको लाइक करेगा, फ़ौरन आपको नोटिफ़िकेशन उसकी आएगी। अब ये न नेटवर्क नोटिफ़िकेशन बन रहा है कि जो-जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको सॉर्ट ऑफ रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपने इस प्रोडक्ट को लाइक किया था और ये प्रोडक्ट जो है, इतने लोग और इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप करके देखिए, आप किसी एक प्रोडक्ट की आपने किया होगा, आई एम श्योर आप लोग माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा इंटरनेट सावी होंगे। आप लोगों ने प्रोडक्ट को किसी को लाइक किया या उसके ऊपर कमेंट पूछा, उसकी प्राइस पूछी या अपना रिव्यू उसके ऊपर जो है वो दिया। एवरी टाइम समवन एल्स गिव्स देयर रिव्यू ऑन दैट प्रोडक्ट इन द कमेंट सेक्शन या लाइक करते हैं या उसके ऊपर कोई भी उसको शेयर करते हैं, शेयर तो नहीं, उसको लाइक करते हैं तो क्या होता है कि आपको फ़ौरन उसकी नोटिफ़िकेशन आ जाती है। सोशल सर्च रिकमेंडेशंस ये सारी चीज़ें जो कि हम कमेंट्स में कर रहे होते हैं, ये उसी से रिलेटेड हैं ये चारों चीज़ें। जो रिकमेंडेशंस आप देते हैं, लोग उसकी बेस पर अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोशल नेटवर्क मार्केटिंग सीक्स टू लेवरेज इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स इन सोशल ग्राफ लोगों के ऊपर जैसा मैंने अभी पीछे जो जो बातें कही हैं मैं आपको पहले ही बताया था स्लाइड देखकर नहीं पढ़ाती मैं वैसे बता रही होती हूँ तो बस बाज़ औक़ात आगे जो चीज़ें स्लाइड में आती हैं वो मैं पहले बता चुकी होती हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सोशल ग्राफ के ज़रिए से लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको कैसे कॉन्टैक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आपकी कैसे टारगेट मार्केट बना के तो किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। फेसबुक का लाइक बटन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये नेटवर्क नोटिफ़िकेशंस जो है, एक दफ़ा आप लाइक बटन को हिट करते हैं, तो आपको उसकी सारी जो है आपको फ्यूचर जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। बी2बी के मुतालिक के ऊपर थोड़ा-सा जो है वो डेटा जो है वो दिया हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा और बी2बी के फीचर्स क्या हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स, नेट मार्केटप्लेसेस और एक्सचेंज इनको वन बाय वन अब हम देखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमने ओके हम लोगों ने शुरू से जब जहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है चैप्टर 3 से हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े हैं और उसके बाद फिर हम जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने फॉर्च्यूनेटली क्लास में भी की थी और फिर यहाँ पर बहुत दफ़ा रिपीट हुई है ये चीज़ कि आपके जो सप्लायर्स हैं, वो आपस में कैसे एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू सॉफ्टवेयर्स, दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू हार्डवेयर। वो इंटरनेट के थ्रू एक-दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं और जितना ज़्यादा कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज़्यादा ऐप स्ट्रॉन्ग होगी जो कि जितने ज़्यादा जो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी या सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा जो है वो जस्ट इन टाइम की तरफ हम लोग जस्ट इन टाइम डिलीवरी की तरफ हम लोग जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, अगर हमारे तमाम तर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी तमाम तर सप्लाई चेन जो है आपस में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के ज़रिए जो है एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड और वो नेटवर्क जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। बहुत डिटेल में आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, मैं भी फुल डिटेल में मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अभी मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बेसिकली क्या होता है, आपकी तमाम तर प्रोक्योरमेंट, आपके पेमेंट ऑर्डर्स, आपके जितने भी सप्लाई से रिलेटेड आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी सप्लायर्स के साथ आपकी जो भी डीलिंग है, वो थ्रू अ, नेटवर्क, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग जैसे कि सैप है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम करता है। सैप जो है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन को बाहर के साथ जो है वो ईआरपी जो है ऑर्गेनाइज़ेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंसोलिडेट नहीं करता। वो उनके किसी और सॉफ्टवेयर के साथ या किसी और एप्लीकेशन के साथ वो कंपैटिबल नहीं होगा अनलेस के उस ऑर्गेनाइज़ेशन के पास भी यही वाला सॉफ्टवेयर मौजूद हो, ठीक है? लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं जो कि
डिफरेंट सप्लायर्स को आपस में, और सप्लायर और मर्चेंट को, और मर्चेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। किस तरह? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एक नेटवर्क होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपकी तमाम तर ट्रांजैक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे होते हैं, और उनका ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो सेव हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। जितनी चीजें हम लोगों ने सप्लाई चेन में सारी पढ़ी थी कि सप्लाई चेन को हम जस्ट इन टाइम की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर जो है मौजूद है। अब ये देखें डायग्राम आप, क्या होता है ईडीआई में? शिपिंग डेटा, पेमेंट डेटा, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें जो है फर्म्स और सप्लायर्स के दरमियान में इंटरचेंज हो रही थी। अब एक और चीज जो कि क्लास में भी हमने जिक्र किया था, यहाँ दोबारा मैं बताऊंगी आपको कि जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ एक फर्म और सप्लायर की बात करें। जो फर्म है, जो सप्लायर है, उसके लिए फर्म कस्टमर है, जो फर्म है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए रिटेलर जो है वो कस्टमर है, और रिटेलर के लिए कंज्यूमर कस्टमर है। तो जब हम लोग कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर कोई भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एक सब अगर मल्टी टियर्ड सप्लायर्स हैं तो एक सप्लायर दूसरे का कस्टमर हो सकता है। रॉ मटेरियल खरीद कर उस रॉ मटेरियल को पार्शली प्रोसेस प्रोडक्ट में बना रहा है अगर एक सप्लायर, तो वो सप्लायर सप्लायर वन का जो है वो कस्टमर होगा। तो कस्टमर वर्ड वो होता है जो कि किसी से प्रोक्योर करे चीज और खरीदे। कंज्यूमर वो होता है शख्स जो कि बेसिकली फाइनली अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में आपने जो है फर्क रखना है। ये ईडीआई का यहाँ पर टोटल जो आपको बताया गया कि ईडीआई क्या बला है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, प्राइवेट एक्सचेंजेस क्या होती हैं। एक्सचेंज क्या होती है? टेलीफ़ोन की एक्सचेंज क्या होती है? आप सबके घरों में टेलीफ़ोन के कनेक्शंस होते हैं, जब आप कॉल मिलाते हैं तो थ्रू योर सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज में जाता है, और वहाँ से रिले होता है या राउट होता है या स्विच होता है टू द डेस्टिनेशन। आपने कॉल मिलाई, एक्सचेंज पे गई, एक्सचेंज ने उसको आगे से रिले कर दिया या राउट कर दिया, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, राउटिंग इज़ अ बेटर वर्ड। राउट कर दिया जिस जगह पे उस इन्फॉर्मेशन को जाना चाहिए, जिस जगह पे उस कॉल को जाना चाहिए। ये अब क्या है? प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, प्राइवेट एक्सचेंज है, ये फर्म्स का नेटवर्क है। एक एक्स्ट्रा नेट है, हमने एक्स्ट्रा नेट पढ़ा था, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर यू रिमेंबर ऑल कि एक्स्ट्रा नेट क्या होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात करें, अब एक्स्ट्रा नेट्स जो हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ क्लास में भी डिस्कस हुई थी कि जब सप्लायर्स और फर्म आपस में कनेक्टेड होते हैं तो क्या ये एक्स्ट्रा नेट होता है? यस, इट इज़ एन एक्स्ट्रा नेट। यहाँ पर दोबारा से हम इसको जो है वो बात कर रहे हैं कि सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपस में थ्रू एक्स्ट्रा नेट जो है कनेक्टेड होते हैं, और इनका एक अलग नेटवर्क होता है, इनका एक अलग जो है वो एक्सचेंज इनकी होती है जिसके थ्रू वो कर रहे होते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो इंटरनेट पर ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसी नेटवर्क के ऊपर जो है एक्सेसिबल होती है विद प्रॉपर पासवर्ड्स एंड लॉगिन्स। बायर्स इसको ओन करते हैं, और परमिट्स शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब एक फर्म है, वो उसने एक सप्लायर को बताना है कि जी मुझे लेदर जैकेट चाहिए, और मुझे लेदर जो है बेसिकली ग्रीन कलर में आजकल बहुत रिवाज है, या ऑरेंज कलर में आजकल बहुत रिवाज है, तो मुझे फ्लां फ्लां शेड जो है वो लेदर का जो है वो चाहिए। अब ये प्रोडक्ट डिजाइन है जो कि शेयर कर रहा है फर्म किसके साथ? सप्लायर के साथ। सप्लायर उसको फिर इस इन इन गाइडलाइंस के ऊपर डेवलप करेगी। फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग कैसे होगी? जो मार्केटिंग के जो चैनल्स होते हैं वो आपस में जो है एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर वो जस्ट इन टाइम वाला आपको समझ आ गया ना कि प्रोडक्शन शेड्यूल जैसे-जैसे जितना-जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बी2बी में जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपनी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग भी कर सकेंगे। ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कि कब ये प्रोडक्ट जो है ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है और हमें नए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, या हमें नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या हमें इस इन्वेंट्री हमारी जो है वो एक्सेस होती जा रही है, अब इस इन्वेंट्री को निकालने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन को होल्ड कर दें। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी ये ईडीआई जो है इसको मैनेज करता है, और प्राइवेट एक्सचेंजेस जो हैं वो मैनेज करती हैं।
अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है जिसमें आप थ्रू ग्राफिक्स और ईमेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते। स्ट्रक्चर्ड में जो है वो वन टू वन रिस्पॉन्स होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में आप जो है थ्रू डिफरेंट मीडिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक फर्म है और ये इसका प्राइवेट नेटवर्क है। ये इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस साइड पर, ये जो दो हैं, और ये जो यहाँ पे ढेर सारे हैं ये इसके सप्लायर्स हैं। ये वन सिंगल टीयर्ड है और ये मल्टी टीयर्ड है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करेंगे इस पॉइंट से लेकर ये सारे इस वाले फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट तक ये प्राइवेट एक्सचेंज में होगा, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क, ये नेटवर्क आपको पता चल गया ना, प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क प्राइवेट एक्सचेंज एक ही चीज है। इस एक्सचेंज पर होगा और थ्रू एक्स्ट्रानेट होगा और ये आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और इनका जो नेटवर्क है, ये इन्हीं के लिए एक्सेसिबल होगा, इट्स नॉट ओपन टू एवरीवन। जैसे इंटरनेट में हर चीज़ हर किसी के लिए एक्सेसिबल होती है, होगा अवेलेबल होगा थ्रू इंटरनेट और उसको फिर एक्सेस उस वक़्त कर सकते हैं अगर आप उस नेटवर्क पर मौजूद हैं, उस एक्स्ट्रानेट पर मौजूद हैं। नेटवर्क मार्केट प्लेसेस मंडियों की तरह होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मंडियाँ आप समझ लें, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सप्लायर्स, ये देखें जी, ये नेट मार्केट प्लेस है। बहुत सारे सप्लायर्स और बहुत सारे बायर्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं होता कि किसी एक बायर का एक ही सप्लायर होगा या एक ही सप्लायर जो है वो एक ही बायर के ऊपर जो है वो रिलाई करेगा, नहीं। बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, जहाँ अच्छा रेट मिल जाए, जहाँ अच्छी बोली लग जाए, वो वहाँ पर जो है वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में बात की थी और मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बात करते हैं कि जी सप्लायर की अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में आपने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है यहाँ पे रिडक्शन की तरफ जा रही है। क्यों रिडक्शन की तरफ जा रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि बायर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोक्योर करे। और वो किस सूरत में प्रोक्योर करेगा? जब उसकी बेस्ट प्राइस जहाँ मिलेगी। बेस्ट प्राइस का क्या मतलब है? लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट कॉस्ट। उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन पे जाना है। तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है बाइंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है आप देखेंगे रिडक्शन की तरफ जा रही है और बायर्स के पास जो है वो ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो जो सप्लायर उनको लगेगा कि बहुत अच्छा है, वो उसकी तरफ जाएँगे। इट्स एन ओपन मार्केट, ठीक है? इट्स एन ओपन मार्केट, नेट मार्केट प्लेस जो है इट्स एन ओपन मार्केट और यहाँ पर ओपन जो है कोई एक बायर एक सप्लायर नहीं होता बल्कि बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सप्लायर्स आपस में किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक्सचेंजेस मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि क्या होती हैं एक्सचेंजेस। बेसिकली इस तरह होती हैं कि अ, अ, मैं बात कर चुकी हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वहाँ पर जो है राउटिंग होती है बेसिकली। थर्ड पार्टी जो है नेटवर्क्स को जो है देखें, आपने फ़ोन कॉल मिलाई अपने दोस्त को, थर्ड पार्टी बीच में कौन आ जाती है? जो एक्सचेंज होल्डर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है कि आपने थाउज़ेंड्स ऑफ बायर्स और सप्लायर्स जो हैं वो एक नेट मार्केट प्लेस पे एज़ एन एक्सचेंज जो है वहाँ जाएँगे और उस जगह पे जो है वो सारा बिज़नेस जो है वो अ, कंडक्ट होगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग है मोबाइल नेटवर्क की मोबाइल कॉमर्स के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। मोबाइल कॉमर्स जो है उसने क्या किया है कि बेसिकली हमारा बिजनेस फिजिकल बिजनेस को उठा के उसने जो है वो डेस्कटॉप बिजनेस पे और डेस्कटॉप को लैपटॉप से और फाइनली पाम हेल्ड डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर ले आया है। फॉर्मेट भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होता है। जो लैपटॉप के ऊपर जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वो ऐप के थ्रू नहीं करते, बल्कि आप उसको वेबसाइट के थ्रू जो है वो करते हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो आपको ऐप होती है, अगर आप मोबाइल के ऊपर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फुली लोड नहीं होती है, उसके जो है वो साइज़ फ़र्क होता है, कॉन्फ़िगरेशन फ़र्क होती है, उसकी पिक्चर्स की जो है वो डिटेल्स फ़र्क होती हैं। जो जब आप ऐप में जाते हैं, तो बड़ा वो आपका मोबाइल फ्रेंडली किस्म की जो है वो चीज़ बन जाती है। तो मोबाइल कॉमर्स ने जो है फर्दर जो है ई-कॉमर्स को एक नया रुख दे दिया, एक नई शक्ल जो है वो दे दी और लोग जो हैं अब थ्रू ऐप्स डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और आप बड़ी से बड़ी से लेकर छोटी से छोटी चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन से जस्ट अ क्लिक अवे
परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, जो ई-कॉमर्स के यूनिक फीचर्स हमने पढ़े थे या जो हम लोगों ने क्लिक्स पढ़े थे या बिहेवियरल टारगेटिंग हमने पढ़ी थी, वो सब कुछ उसी तरह चल रहा है। सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो फ़ॉर्मेट्स भी चेंज हो रहे हैं और क्या-क्या पे उस पे एडवर्टाइज़मेंट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो जीपीएस जो है वो भी अवेलेबल होता है, जो कि आपकी लोकेशन को जो है बताता है कि क्या है। जब आप किसी जगह पर चेक इन करते हैं, तो आप से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट में जाके आपने चेक इन कर दिया कि जी से फॉर एग्ज़ाम्पल कंज़्यूम एक्स-वाई-ज़ेड जो है हैज़ चेक्ड इन इंटो सम रेस्टोरेंट। जब आपने चेक इन कर दिया तो बेसिकली और आपने उसको फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया तो बेसिकली आप जियो सोशल सर्विसेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि मैं किधर गया था। आप तो बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि मैं इस जगह पर जी आज बैठा हूँ। हो क्या रहा है एक तो आपकी लोकेशन, दूसरा जो है मुफ़्त में एडवर्टाइज़मेंट भी आप उसकी कर रहे हैं। उस रेस्टोरेंट का आप बता रहे हैं कि जी मैंने यहाँ पर चेक इन किसी होटल में अगर आप जाते हैं और आप चेक इन वहाँ पे करते हैं तो आप एक तो लोगों को अपनी लोकेशन भी बता रहे होते हैं और साथ-साथ आप उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी कर रहे होते हैं। तो दूसरा फिर ये होता है शॉप्स नियर बाय में क्या होता है कि फूड पांडा की मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी क्लास में कि फूड पांडा में जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो वो आपसे जो है सबसे पहले आपकी लोकेशन जो है वो टर्न ऑन करवाता है और जब लोकेशन टर्न ऑन करवाता है तो फिर आपको नियर बाय रेस्टोरेंट्स जो है वो बताता है कि कौन से कि आपकी लोकेशन के पास कौन-कौन सी जगह मौजूद हैं, जो कि एडवर्टाइज़ हुई होती हैं फूड पांडा के ऊपर और फिर आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ जब आप किसी एरिया में से गुज़र रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। अगर आप मैप्स यूज़ करें, तो आप ये चीज़ नोट करेंगे आप अगर मैप ऑन करके तो किसी जगह पर जा रहे हैं और आप रास्ता ढूँढ रहे हैं, तो जो माइलस्टोन्स होते हैं वो आपको फ़ौरन जो है वो पिन पॉइंट हो जाते हैं कि जी ये इस जगह से है। बाहर की मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी और आप बाहर जा और आप किसी एरिया में से गुज़र रहे हैं, तो जो-जो अवेलेबल हाउसेज़ है, जो-जो अवेलेबल प्रॉपर्टी होती है, वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी बैंक क्रेडिट कार्ड्स और कंपनीज़ जो हैं दे प्रोवाइड अकाउंट मैनेजमेंट ऐप हर बैंक का ऑलमोस्ट अब आजकल जो है वो ऐप मौजूद है। एमसीबी हो गया, अस्करी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है एचबीएल है, पता नहीं कौन-कौन से हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक जैसे जैज़ का है ये मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस इसका है ये ईज़ी पैसा जो है ये सारे माइक्रो फाइनेंस में डील करते हैं। इन सब की ऐप्स मौजूद हैं। एवरी टाइम यू लुक एट दैट ऐप, यू यूज़ दैट ऐप तो आप बेसिकली उनकी एडवर्टाइज़मेंट भी कर रहे होते हैं। इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएँगे, लोगों को बताएँगे कि जी किस मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस ऐप के साथ बहुत अच्छा है, कन्वीनिएंट ऐप है, इनकन्वीनिएंट ऐप है सर्विस अच्छी है या नहीं। तो मोबाइल ऐप के ऊपर फिर ये चीज़ भी आ जाती है, आप मोबाइल कॉमर्स में आपके पास कि आपको थ्रू जैसे मैंने बताया कि ऐप्स के होने की वजह से कन्वीनियंस जो है वो और ज़्यादा हो गई, वो लोड भी जल्दी हो जाती है। वेबसाइट के ऊपर भी आप वो सारे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, आपने सिंपल लॉगिन पासवर्ड अपना देना है और उसके बाद आप अपने बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो है वो एंटर हो सकते हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर वो और आपको यूजुअली आप अपनी ज़ूम की क्लासेस भी जो हैं वो मोबाइल के ऊपर लेना पसंद करते हैं। वजह उसकी ये होती है कि ऐप के थ्रू वो ओपन होती है और वो ईज़ी एक्सेस होता है, ठीक है? फिर आप जिस वक़्त गेम्स वग़ैरह आप आई एम श्योर आप लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स आप लोगों ने डाउनलोड की होंगी और उसपे आपने देखा होगा कि बिटवीन पेजेज़ जब आप लोड करते हैं या रीलोड करते हैं तो भी ऐड आ जाता है। कभी उसपे गौर कीजिएगा आई ऐड या ऐड मॉब के नाम से एड्स आते हैं। उनके नीचे छोटा-सा क्रॉस लगा होता है और इन्फॉर्मेशन बटन बना होता है, उसके ऊपर आई ऐड जो है वो लिखा होता है। और वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं जो कि एडवर्टाइज़मेंट जो है वो मोबाइल ऐप्स के ऊपर जो एडवर्टाइज़मेंट होती है वो इन ऐप्स के थ्रू होती है, इन एजेंसीज़ के थ्रू होती है। गेम्स एंड एंटरटेनमेंट क्या आप में से जो बच्चे एक्सबॉक्स की गेम्स खेलते होंगे, प्लेस्टेशन 4 की गेम्स खेलते होंगे
उसमें क्रिकेट अगर मैंने जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सॉकर गेम्स हैं, क्रिकेट गेम्स हैं, मेरा बेटा खेलता रहता है, तो मैं देखती रहती हूँ कि उसके पीछे जो है एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, कोका कोला की होगी, क्रिक इन्फो की होगी या और जो वेबसाइट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो पीछे एडवर्टाइज़मेंट होती है। अब जो यूज़र है, वो तो गेम खेल रहा है ना, वो देख नहीं रहा है उनको। स्पेशली अनलेस कि आपका इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको देखूँगी कि अच्छा ये वाली टेक्नीक मार्केटिंग की यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको जो है गौर करूँगी। लेकिन अगर एक बंदा वैसे ही बस खेल रहा है, बच्चा है या बड़ा है कोई जो गेम खेल रहा है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उसको पास कर देगा और सिर्फ़ वो अपनी गेम पे तवज्जो करेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको होगा कि जी आज क्रिकेट का मैच था, लाइट चली गई, मैंने क्रिकेट का स्कोर देखना है, तो फ़ौरन उसके दिमाग में आएगा क्रिक इन्फो पर देखता हूँ। उसने कहाँ देखा है क्रिक इन्फो, शायद ये उसको याद ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर हो गई थी। अगर कोका कोला का एड लगा हुआ है, वैसे तो कोका कोला इज़ वेरी अट्रैक्टिव और हर कोई इसको वैसे ही जानता है, लेकिन अचानक हो सकता है, मतलब जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते हैं, तो हम लोग ये बात करते हैं कि बच्चा जो है वो गेम खेल रहा है या एक एडल्ट है, वो गेम खेल रहा है, क्रिकेट की गेम खेल रहा है, अचानक वो कहता है जी कोक पीने को बड़ा सख्त दिल चाह रहा है। होता क्या है कि पीछे कोक का ऐड आया होता है और वो उसको रजिस्टर नहीं किया होता उसने कि कोक का पीछे ऐड आया हुआ है। सिर्फ़ ये कि वो उसको उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर टीवी के ऊपर जो है वो वीडियोज़ और शॉर्ट फ़िल्म्स जो हैं ये यूट्यूब की होती हैं या शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं एडवर्टाइज़मेंट की सूरत में, जो कि आते हैं, आप उनको देखते हो और वो एडवर्टाइज़मेंट का काम करते हैं। म्यूज़िक और रिंगटोन्स में आपके फ़ोन के ऊपर जो म्यूज़िक होता है, अक्सर होता है जब आप कोई भी मोबाइल सर्विस सब्सक्राइब करते हैं तो आप बाज़ ज़ात आपको एक रिंगटोन जो है उस सर्विस की मिल जाती है। अच्छा जी, पीसेस ऑफ साइट बिल्डिंग, अब वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। वेबसाइट बिल्डिंग बेसिकली जो है उसमें आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो कि वेबसाइट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे और उसमें क्या होता है कि अब उस आप एक टीम डेवलप करते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को डेवलप करे। आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के, उनको सामने रखते हुए वो करेगा। उसको उसको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साइट डिज़ाइन जो है उसका उसे पता होना चाहिए है, सोशल इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़ जो कि इवन लीगल पॉलिसीज़ जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं या आपकी वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए जो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारी आ जाती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली वो है और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको चाहिए है एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। फिर इसके अलावा जो है कंज़्यूमर की डिमांड उस वेबसाइट से क्या है, उसको भी हमने मलहूज़ ख़ातिर रखना है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो मुझे पसंद है जी मैंने तो वैसे ही वेबसाइट बना दी, मेरा दिल चाह रहा था। ये चीज़ नहीं हमने देखनी थी, हमने देखना ये होता है कंज़्यूमर का इंटरेस्ट क्या होगा एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ अ मार्केटिंग एजेंसी जो कि ये देखती है कि कंज़्यूमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, कंज़्यूमर किन कलर्स में इंटरेस्टेड होगा, कंज़्यूमर जो है वो किन फीचर्स में इंटरेस्टेड होगा, क्या उसपे बैनर्स होने चाहिए हैं वेबसाइट में, क्या वो वेबसाइट बहुत हेवी होनी चाहिए, क्या वो वेबसाइट जो है वो अगर आप एक के लिए मोबाइल यूज़र के लिए अगर आपको बना रहे हैं, आपको पता है ये वेबसाइट मैक्सिमम जो है मोबाइल से होगी, तो आप उसको जो है वो लाइट रखेंगे बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं डालेंगे जो कि हेवी लोड हो। जो अगर उस पे कर रहे हैं आप लैपटॉप के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट एक वेबसाइट होगी। अगर आप अपने किसी सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली उसको डिस्को नहीं बनाना, आपने उसको सिंपल सी वेबसाइट जो है वो रखना है। अगर एक डिसेंट किस्म के बिज़नेस का आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो सिंपल उसको बिल्कुल रखेगा। अगर सिर्फ़ मकसद ये है वेबसाइट का कि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई आपने वेबसाइट के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी या अगर देनी है, तो वो वन्स इन अ ब्लू मून कभी अपडेट होती है। तो आपको उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डालने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स में उस वक़्त डालने की ज़रूरत होती है, जिस वक़्त आपको पता हो कि हाइली डायनामिक है हमारा बिज़नेस, हमारा कंज़्यूमर जो है वो बार-बार जो है वो लॉगिन करता है और उसका लॉगिन ईज़ी होना चाहिए है, उसका जो इंटरफ़ेस है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है अपने कंज़्यूमर को सामने रख के तो डिसाइड करनी होती हैं। पहले बात कर चुकी हूँ मैं बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स की, दोबारा नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये कि अ
हाँ, यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन पेमेंट का ज़िक्र किया है कि अगर आपके जैसे वन्स अगेन दराज़ की मैं बात करूँगी। अगर दराज़ की ऐप है और उसमें डेफ़िनिटली ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो टीपीएस जो है वो चल रहा है एज़ अ वे ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो आपको उसको बहुत ज़्यादा ईज़ी करके रखना है, कॉम्प्लिकेट अगर करेंगे तो कंज़्यूमर जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के चला जाएगा। तो यू हैव टू मेक इट वेरी ईज़ी। फिर जैसे पाकिस्तान में है तो हम कैश ऑन डिलीवरी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाते हैं। तो फिर सिस्टम फंक्शनैलिटी की जैसे मैंने बात की कि आप डिपेंड करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर आप जो है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, क्या इसके अंदर आप शॉपिंग कार्ट जो है वो करें। बाज़ वेबसाइट होते हैं उनके शॉपिंग कार्ट्स जो हैं वो भी इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि चेकआउट करना ही मुश्किल हो जाता है वहाँ से। समझ नहीं आती कि हम चेकआउट कर रहे हैं, कंटिन्यू शॉपिंग कर रहे हैं। जिस किस्म की जो है सिस्टम के वो मैल फंक्शन होता है सिस्टम का। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की वही बात कि कंज़्यूमर को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होगी और कंज़्यूमर की इन्फॉर्मेशन जो है कितना सिक्योर तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। एक बंदा जो कि अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपको उसको फुल कॉन्फिडेंस जो है वो देने की ज़रूरत है कि उसकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, उसका होम एड्रेस, उसका टेलीफ़ोन नंबर ये सब चीज़ें लीक नहीं होंगी और गलत हाथों में जो है वो नहीं जाएँगी। अच्छा जी, वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली इन हाउस बिल्ड हो सकती है अगर छोटी-सी कंपनी है और ज़्यादा वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो खर्च नहीं करना चाहती है, तो वो इन हाउस बिल्ड कर लेगी। अगर उसको बहुत मतलब उसको एक कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट जो है वो चाहिए जो कि बहुत हेवीली ई-कॉमर्स यूज़ है, उसके अंदर बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है और कितना बड़ा बिज़नेस है। फिर आप उसको कंप्लीटली आउटसोर्स भी करा सकते हैं और इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कि आप कुछ अपने कुछ आप पार्ट जो है अपने हाथ में रखें कि आपने उसको अपडेट कैसे करना है। मेन आप वेबसाइट में भी किसी से बनवा लें, उसकी छोटी-मोटी जो अपडेशन है वो आप करते रहें अपने पास। वेबसाइट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वेबसाइट जो है वो अ, मतलब उसका बजट जो है आप कैसे डिसाइड करते हैं? वन्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बिज़नेस साइज़। आपके बिज़नेस का साइज़ क्या है? आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस कितना बड़ा है? आपका कंज़्यूमर का जो है और आपके टारगेट मार्केट जो है वो कितनी बड़ी है? आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? और उसके हिसाब से अगर आपका टोटल बिज़नेस डिपेंड ही आपकी वेबसाइट के ऊपर करे तो डेफिनिटली यू वुड लाइक टू स्पेंड मोर ऑन योर वेबसाइट और फिर आप उसको बेहतर से बेहतर करने की जो है वो कोशिश करेंगे, उसकी मेंटेनेंस और कांस्टेंट अपडेशन जो है वो आप करते रहेंगे। पीछे जो हमने बातें की थी वो सारी इस डायग्राम में हैं और इस डायग्राम में जो है बेसिकली बजट के मतलब बात की जा रही है कि कितना बजट जो है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो स्पेंड किया जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 10। इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, इसका क्विज़ भी आप लोगों का होगा और आई एम 90% श्योर कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी इंक्लूडेड है। तो इसको आपने पूरे तरीके से जो है करना है, पूरा चैप्टर रीडिंग करनी है। प्लीज़ स्लाइड्स और हैंडआउट जो दिया था खाली लेक्चर्स के ऊपर ना जाएँ। ये सब जो है रिसोर्स मटीरियल्स कहलाते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि आपको बुक के अलावा जो है थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए, बुक में कोई चीज़ लिखी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या खुद से पढ़ना और किसी से सुन के जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट डिफरेंट होता है। एनीवे तो अपना ख़्याल रखें, पढ़ते रहें, स्टे होम, स्टे हे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।